बारिश में 4 परियों की 4 अनाथ बेटी। बहुत समय पहले की बात है। परी लोग में 4 परी दोस्त एक साथ रहा करती थी। चारों में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी। वह जहाँ भी जाती थी एक साथ जाती थी। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे परी लोग में दी जाती थी और वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली परियां थी। वह हमेशा परी लोग की रक्षा करती थी और हमेशा बुरी शक्तियों को परी लोग में आने से रोकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। चारों परियां रानी परी के पास जाती है और रानी परी से कहती है, रानी परी, हम कुछ समय के लिए पृथ्वी लोक पर जाना चाहते हैं। क्या हम पृथ्वी लोक पर जा सकते हैं? तुम चारों परियां हमारी परी लोक की जान हो। तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं। तुम्हारे होने से परी लोक सुरक्षित रहता है। अगर तुम कहीं चली जाती हो तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं कोई बुरी शक्ति आकर हमारे परी लोक पर हमला न कर दे। इसीलिए हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देते। लेकिन रानी परी, हमारा पृथ्वी लोक पर जाने का बहुत दिल कर रहा है। कितना समय हो गया है हम पृथ्वी लोक पर नहीं गए और अब कोई बुरी शक्ति हमारे परी लोक की तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकती। क्या आपने नहीं देखा था पिछली बार हमने काली शक्तियों को किस तरह से भगाया था? प्लीज हमें जाने दीजिए ना। ठीक है, तुम चारों इतना जिद कर रही हो तो मैं मना नहीं करती, लेकिन तुम्हें अपने शक्तियों से अपने ही जैसे 4 पुतले बनाने होंगे। तभी बुरी शक्तियों को यह लगे कि तुम परी लोक में ही हो और पृथ्वी पर जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करोगी। साधारण इंसान बनकर पृथ्वी पर घूमोगी। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो तुम जा सकती हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने पृथ्वी पर जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो बुरी शक्तियों को 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि तुम कहाँ हो। चारों परियों को रानी परी से अनुमति मिल जाती है और उसके बाद वह अपने जादुई शक्ति से अपने ही जैसे 4 पुतले बनाती है और उसके बाद साधारण इंसान बनकर पृथ्वी पर आ जाती है। इसके बाद वह पृथ्वी के सुंदर सुंदर नज़ारे देख रही थी और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तभी एक परी कहती है, हमारा परी लोक भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है और वहाँ पर अलग अलग तरह तरह की शक्तियाँ हैं। लेकिन पृथ्वी लोक की तो बात ही अलग है। यहाँ आकर फ्रेश हो जाती हूँ। अब मुझे लगता है कि हमें बारिश वाले इलाके में जाना चाहिए। सुना है आजकल कई जगह पर बहुत बारिश हो रही है। तुम सभी कहाँ जाना पसंद करोगी? महाब्रिज खंडारा या विनायला? हाँ, मैं तो महाब्रिज खंडाला जाना पसंद करूँगी क्योंकि वहाँ पर इस समय बहुत बारिश होगी और बारिश में नहाने और नाचने का तो मजा ही अलग है। चारों सहेलियाँ महाब्रिज जाने का प्लान बनाती है और वो महाब्रिज पर पहुँच जाती है। महाब्रिज में बहुत बारिश हो रही थी और वे सब बारिश की बहुत मजे ले रही थी। तेज बारिश में सभी परियां झूम झूम के मोर की तरह नाच रही थी और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी कि तभी उन्हें एक औरत की रोने की आवाज आती है। मुझे किसी की रोने की आवाज आ रही है। क्या तुम तीनों को भी आ रही है? हाँ, मुझे भी किसी की रोने की आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। हम चारों के सिवा यहाँ झरनों की बारिश में कोई नहीं है। हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई है जो रो रहा है। हमें इस आवाज का पीछा करना चाहिए। अरे यार, अच्छे खासे एंजॉय कर रहे थे। अगर कोई रो रहा है तो रोने ही दो, हमें क्या लेना देना। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ से भी यह रोने की आवाज आ रही है हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। आखिर क्या बात है? चारों परियां उस आवाज का पीछा करते करते वहाँ पहुँचकर देखती हैं कि एक औरत बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में पड़ी हुई थी और वह फूट फूट कर रो रही थी। इतनी तेज बारिश में उसके पास कोई छाता भी नहीं था। तभी वह जख्मी औरत चारों परियों को देखकर कहती है, ओह, मेरी मदद करो। मेरी 4 नादान बच्चियां यहाँ कहीं घास फूस में दबी हुई है। मेरी नादान बच्चियों को बचा लो, वरना मेरी बच्चियां बारिश के ठंड में ही मर जाएगी। मेरी बच्चियों को बचा लो प्लीज। क्या आप क्या कह रही हैं? आपकी बच्चियां यहाँ घास फूस में दबी हुई है और आप इस तरह से जख्मी हैं। क्या हुआ, हमें बताइए। मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आप मेरी बच्चियों को ढूंढ दो। यही कहीं घास फूस में दबी हुई है। मेरे दुष्ट सास और पतिदेव ने ही यही कहीं घास फूस में दबाया है। कृपया करके मेरी बच्चियों को बचा लो
वे दोनों ने तो अभी दुनिया ही नहीं देखी। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो। चारों परियों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह जख्मी औरत क्या कह रही है, लेकिन उसके कहने पर यहाँ वहाँ बच्चियों को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें वह नवजात बच्चियाँ नहीं मिल रही थी। आखिरकार इतना ज़्यादा ढूंढने के बाद वह चारों नवजात बच्चियाँ मिल जाती है। वह सभी बच्चियाँ ठंड की वजह से जम चुकी थी। अरे ये बच्चियाँ तो जम चुकी है। पता नहीं साधारण आग से काम होगा या नहीं। मुझे लगता है कि हमें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। अपनी जादुई आग जलानी होगी, उसी आग से ये चारों बच्चियाँ ठीक हो सकती है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? हम अपनी जादुई शक्तियाँ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हमने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया तो काली शक्तियों को पता चल जाएगा कि हम पृथ्वी पर हैं और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। मोनिका, हम परियां हैं और हमारा कर्तव्य है कि लोगों की मदद करना, लोगों की जान बचाना, ना कि उन्हें मुसीबत में अकेले छोड़ना। और तुम्हें यह बेचारी नवजात बच्चियां नजर नहीं आ रही है क्या? अगर हमने अपनी जादुई शक्तियों की मदद नहीं ली तो यह अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? काली शक्तियों को तो हम बाद में देख लेंगे। फिर कैंप लगाकर प्रिया परी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वहाँ आग जलाती है। जादुई शक्तियों की मदद से चारों नवजात बच्चियां ठीक हो जाती है और उसके बाद चारों परियां उन चारों बच्चियों को दूध पिलाती है और उसके बाद उसकी जख्मी माँ के पास उन्हें लेकर जाती है। तभी वह जख्मी औरत उन चारों परियों से कहती है, तुम चारों परियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे चारों बच्चियों को बचाया। मुझे नहीं लगता है मैं अपनी चारों बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए जिंदा रहूंगी। मेरा समय आ चुका है। तुम चारों ने मेरी बच्चियों को बचाया। क्या मेरे जाने के बाद मेरे बच्चियों को ख्याल रख सकती हो? उनका पालन पोषण कर सकती हो? हम परियां पृथ्वी के बच्चों को परीलोक पर लेकर नहीं जा सकते। परीलोक में सिर्फ परियां ही रहती है और हम यहाँ पृथ्वी पर भी नहीं रह सकते। आप हमें बताइए कि चारों बच्चियां के पिता कहाँ हैं? हम इन चारों को वहाँ लेकर जाते हैं। अगर इनके पिता ही अपनी बेटी मानते तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। मेरी हालत मेरे पति ने ही की है और मेरे सास ने भी मुझे बहुत मारा और मेरे बच्चियों को जिंदा घास फूस में दबा दिया ताकि वह ठंड और बारिश से मर जाएं। वह लोग बहुत ही ज्यादा कठोर और निर्दयी हैं। अगर तुम इन्हें वहाँ लेकर जाओगी तो इन चारों को वह दोनों दोबारा मार देंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी बच्चियों को वहाँ नहीं भेज सकती। इतनी ज्यादा दुष्ट इंसान है, कोई अपने बच्चों के साथ ऐसा भी करता है? आपने बिल्कुल सही कहा। वहाँ ले जाना इन्हें खतरे से खाली नहीं है। वह इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। चारों परियां आपस में बातें कर रही थी कि तभी जख्मी औरत हमेशा हमेशा के लिए अपनी चारों बच्चियों को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। चारों परियों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अब वह इस दुविधा में फंस जाती है कि चारों अनाथ बच्चियों को किसके सहारा यहाँ पृथ्वी पर छोड़कर जाएं। वो परी लोक में भी चारों अनाथ बच्चियों को लेकर नहीं जाना चाहती थी। मुझे अब लगता है कि हम अब इन चारों अनाथ बच्चियों को अपने साथ परी लोक में लेकर जाना ही सही होगा। अब हम कर ही क्या सकते हैं? हमें यहाँ ठंड में इन 4 अनाथ बेटियाँ मिली है। अब हमें भी इन्हें बेटियां बनाकर परीलोक लेकर जाएंगे। रानी परी थोड़ा गुस्सा करेगी लेकिन हम उन्हें मना लेंगे। अब हमें परीलोक जाना चाहिए। चारों परियां उन चारों अनाथ बच्चियों को अपनी बेटी बनाकर परीलोक में ले जाने का फैसला करती है। जब वह परीलोक जा रही थी कि तभी वह परीलोक में आकर देखती है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि परीलोक को चारों तरफ से काली शक्तियों ने घेर लिया था। बेचारी सभी परियां काली शक्तियों के चपेट में आ चुकी थी। चारों तरफ अफरा तफरी की माहौल था। रानी परी भी काली शक्तियों की चपेट में आ चुकी थी और वह नीली जादूगरनी परीलोक पर कब्जा करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। रानी परी, तूने क्या सोचा था? मैं वापस नहीं आऊंगी और परीलोक पर कब्जा नहीं करूंगी। अब यह परीलोक मेरा है, मेरा। यहाँ पर मेरा राज चलेगा। तुझे अपनी चारों शक्तिशाली
परियों पर घमंड था ना, लेकिन तुझे उन्होंने धोखा दे दिया। पृथ्वी पर जाकर उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और इस समय मुझे पता चल गया कि चारों शक्तिशाली परियां परीलोक में नहीं है और मैंने मौके का फायदा उठाया। दुष्ट नीली जादूगरनी, तुझे क्या लगता है कि तू खून बहाकर हम परियों को मारकर परीलोक पर राज कर पाएगी, यहाँ खुश रह पाएगी? नहीं, तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। फिलहाल तो दुष्ट तू है, परेशान तू है, क्योंकि तुम मेरी चपेट में आ चुकी हो। तेरा बचना नामुमकिन है। हाँ, है तेरी चारों शक्तिशाली परियां पृथ्वी लोक पर जाकर परीलोक को भूल गई है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि हम किसी बुरी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इन चारों अनाथ बेटियों की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। हम ना ही उन चारों की मदद करते और ना ही जादूगरनी हमारी परीलोक के ऊपर कब्जा करती। अब क्या करें, हम परीलोक के भी अंदर नहीं जा सकते। मुझे परीलोक की हालत नहीं देखा जा रहा। देखो तो नीली जादूगरनी ने परीलोक का क्या हाल बना दिया है। सभी परियों को कितना ज्यादा मारा है। बेचारी अपनी मदद ही नहीं कर पा रही। और रानी परी, हमारी सबसे बड़ी गलती थी। ना हम पृथ्वी पर जाते और ना ही ये चारों अनाथ बच्चियां हमें मिलती और ना ही हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते। अब हमें ये सोचना होगा कि हम इस नीली जादूगरनी से कैसे लड़ें। हम इस तरह से पृथ्वी लोक पर इन चारों अनाथ बच्चियों को भी तो मरता हुआ नहीं देख सकते थे। अब जल्दी सोचो, हमें करना क्या है। अगर यह नीली जादूगरनी बाहर आ जाती है तो हम परीलोक के अंदर आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जब तक यह परीलोक के अंदर रहेगी तब तक हम अंदर नहीं जा सकते। मेरे पास एक आइडिया है इस नीली जादूगरनी को बाहर बुलाने का। चारों परियां अपनी चारों अनाथ बेटियों को रुलाना शुरू कर देती है और वो जोर जोर से रो रही थी। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर नीली जादूगरनी चौंक जाती है और वह बाहर निकलकर आ जाती है। जैसे ही नीली जादूगरनी परीलोक से बाहर निकलती है और चारों परियां परीलोक के अंदर पहुंच जाती है और वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और रानी परी को और सभी परियों को काली शक्तियों से आजाद कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर नीली जादूगरनी आ जाती है। अच्छा, तो तुमने मुझे धोखे से बाहर बुलाया ताकि तुम अंदर आ सको, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अंदर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम चारों को मारकर तुम्हारी शक्तियाँ लेकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। दुष्ट नीली जादूगरनी, तुझे अभी पता चल जाएगा कि गलती किसने की, हमने या फिर तुमने। तूने हमारी परीलोक को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुझसे खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। तुझे क्या लगा था कि तू आसानी से हमारी परीलोक के ऊपर कब्जा कर लेगी? चारों परियां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार काली शक्ति भी शक्तिशाली होकर वापस आई थी। चारों परियां और नीली जादूगरनी के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है और वो इस बार नीली जादूगरनी को नहीं छोड़ती। चारों मिलकर उनका सर्वविनाश कर देती है और उनकी सभी काली शक्तियों को भी मार देती है। चारों परियां की जीत हो जाती है। रानी परी और सभी परियों चारों परियों की जय जयकार करती है। तभी चारों परियां रानी परी से कहती है, रानी परी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम क्या करते, हमें मजबूरी में अपने शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद हम परीलोक को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इन चारों अनाथ बच्चियों को परीलोक में रहने की अनुमति देनी होगी। अब से ये हमारी बेटियां हैं। क्यों नहीं, क्या तुमने मुझे इतना कठोर समझा है? आज से यह चारों मासूम बच्चियां इसी परीलोक का हिस्सा है। चारों परियां बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उन्हें चारों अनाथ बेटियों परवरिश करने का मौका मिल गया। जहां चारों बच्चियां अनाथ हो चुकी थी, लेकिन अब उन्हें चार परी माँ का प्यार मिल रहा था और परीलोक में रहने की अवसर भी। उनकी जिंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ होती। काली और गोरी बहन की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। मोहन अपनी पत्नी विद्या और अपनी 5 साल की बेटी पायल के साथ रहा करता था और उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी।
तभी फिर से एक बार विद्या गर्भवती हो जाती है और इस बात को सुनकर उसके परिवार में सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और आखिरकार वो समय आ जाता है जिसका विद्या और मोहन को बेसब्री से इंतजार होता है। लेकिन उसी बीच मोहन को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और तभी विद्या एक लड़की को जन्म देती है। लेकिन जब विद्या को होश आता है तो वो डॉक्टर से अपने पति के बारे में पूछती है। डॉक्टर, मेरे पति कहाँ है? कुछ देर पहले तो वो यहीं पर थे। विद्या की बात सुनकर डॉक्टर निराशा मन से कहते हैं, देखिए विद्या जी, ये बात आपको कहते हुए मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन आपके पति की कुछ देर पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। डॉक्टर की ये बात सुनकर विद्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी डॉक्टर विद्या के हाथ में उसकी बेटी देते हुए कहते हैं, विद्या जी, ये लीजिए आपकी बेटी। विद्या जैसे ही अपनी बेटी को गोद में लेती है तो वो उसका काला चेहरा देखकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? इसका रंग तो इतना काला है, लेकिन मेरे घर में तो कोई भी इतना काला नहीं है और शायद इसकी इसी काली मनहूसियत की वजह से आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। और इस तरह विद्या अपने पति के जाने का सारा दोष उस छोटी सी बच्ची के ऊपर डाल देती है, जिसके बाद से विद्या कभी भी सुहानी को माँ का प्यार नहीं देती है और उससे हमेशा घर के सारे काम करवाया करती है। और ऐसे ही समय के साथ साथ अब पायल और सुहानी बड़ी हो जाती है, लेकिन विद्या के मन में सुहानी को लेकर जो नफरत थी वो बिल्कुल भी कम नहीं होती है और वो हमेशा से ही सुहानी को मनहूस समझती थी। इसलिए वो अपना सारा प्यार पायल के ऊपर ही लुटाया करती थी और पायल को भी अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था, जिस वजह से वो भी सुहानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा उसके काले रंग की वजह से ताने मारा करती थी। तभी ऐसे ही एक दिन सुहानी पायल की लिपस्टिक लगा रही होती है। उसी समय वहाँ पर पायल आ जाती है और वो सुहानी पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने बिना मुझसे पूछे मेरे लिपस्टिक को हाथ भी कैसे लगाया? तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है ना कि तुम मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। मुझे माफ कर देना दीदी, वो आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है, इसलिए बस मैं आपकी लिपस्टिक लगा रही थी, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी मेकअप का सामान नहीं है। माँ तो बस आपको ही मेकअप का सारा सामान दिलवाती है। अरे क्यों दिलवाएगी तुझे मेकअप का सामान? तेरे इस काले चेहरे पर कोई मेकअप दिखेगा भी तो फिर क्यों मैं तेरे इस काले चेहरे पर अपने पैसे खर्च करेगी? उन दोनों बहनों की बहस को सुनकर विद्या उनके कमरे में आती है और कहती है, अरे क्या बात है पायल बेटा, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? माँ देखिए ना, इसने मुझसे बिना पूछे मेरी लिपस्टिक को इस्तेमाल किया है, ऊपर से मुझसे ही बहस कर रही है। क्यों री, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है ना कि तू मेरी बेटी की चीजों को हाथ मत लगाया कर, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है। अरे पहले तो पैदा होती अपने बाप को खा गई, अब क्या हम लोगों की जिंदगी में भी मनहूसियत फैलाना चाहती है? चल जा यहाँ से। इतना कहकर विद्या वहाँ से चली जाती है और बेचारी सुहानी भी रोते हुए अपने कॉलेज चली जाती है। और कुछ देर बाद जब सुहानी अपने कॉलेज से वापस आ रही होती है तभी उसे रास्ते में एक घायल तोता दिखाई देता है, जिसे देखकर सुहानी उस तोते को उठाकर अपने साथ घर ले आती है और उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करती है। और उसको ऐसा करता देख पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो सुहानी से कहती है, अरे हमारे घर पर तू एक मुसीबत कम थी क्या, जो तू अब इन जानवरों को भी घर लाने लगी है? सॉरी दीदी, लेकिन ये जानवर नहीं पक्षी है। मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने ये बात माँ को बता दी ना तो वो इस पक्षी के साथ साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल देगी, समझी? नहीं दीदी प्लीज, आप माँ को कुछ मत बताना, आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। तो फिर ठीक है, तू फटाफट से मेरी अलमारी से मेरी फेवरेट ड्रेस निकाल कर प्रेस कर दे और मेरे सैंडल भी अच्छे से चमका दे। आज माँ को और मुझे किसी पार्टी में जाना है। और इस तरह पायल सुहानी की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे अपने सारे काम करवाने लगती है और बेचारी सुहानी भी चुपचाप पायल के दिए हुए सारे काम करने लगती है। तभी जब सुहानी भी अपनी माँ से पार्टी में जाने की जिद करती है तो विद्या उसे डांट कर उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद सुहानी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों माँ मुझे पायल दीदी की तरह प्यार नहीं करती है?
क्यों हमेशा मुझे मेरे काले रंग की वजह से सबके ताने सुनने पड़ते हैं? क्या मैं सच में मनहूस हूँ? सुहानी की ये बात सुनकर वो तोता अचानक से एक सुंदर सी परी में बदल जाता है, जिसके बाद वो परी कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुहानी, और ना ही तुम्हारे पिता की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। मरना जीना तो सब ऊपर से तय होकर आता है, तो भला इसमें तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? और रही बात तुम्हारे इस काले चेहरे की, तो मैं तुम्हें आज एक जादुई लिपस्टिक देती हूँ। इसे लगाते ही तुम्हारा चेहरा दूध की तरह गोरा हो जाएगा और तुम भी हम परियों की तरह सुंदर दिखने लगोगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम कभी भी अमावस की रात को घर से बाहर मत निकलना, वरना इस जादुई लिपस्टिक का जादू उस दिन खत्म हो जाएगा और तुम फिर से वापस पहले की तरह हो जाओगी। इतना कहकर वो परी सुहानी को एक जादुई लिपस्टिक देती है, जिसे लगाते ही सुहानी का चेहरा दूध की तरह गोरा हो जाता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर पायल आ जाती है और वो ये सब देख लेती है, जिसके बाद वो सुहानी के पास जाती है और कहती है, सुन सुहानी, अगर तू चाहती है कि मैं ये सारी बातें माँ को ना बताऊं, तो फिर तो इस परी से कहकर मुझे भी ऐसी जादुई लिपस्टिक दिलवा, जिसे लगाते ही मैं पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाऊं। पायल की ये बात सुनकर सुहानी परी के आगे हाथ जोड़कर विनती करती है, जिसके बाद परी पायल को भी वो जादुई लिपस्टिक दे देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। और ऐसे ही अगले दिन जब विद्या सुहानी को देखती है तो वो उससे कहती है, अरे ये क्या, तो अचानक से इतनी गोरी कैसे हो गई? कुछ नहीं माँ, ये तो बस ऊपर वाले का एक चमत्कार समझिए। अच्छा ठीक है, जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। इतना कहकर विद्या अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसी रात अचानक से विद्या के सीने में दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे पायल बेटा, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मुझे फटाफट से हॉस्पिटल ले चल, मुझसे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विद्या के इतना कहने पर भी पायल वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है, क्योंकि पायल को परी की कही हुई वो अमावस वाली बात याद आ जाती है। लेकिन जब सुहानी अपनी माँ को इस तरह दर्द से तड़पता हुआ देखती है, तो वो बिना अपनी खूबसूरती की परवाह किए हुए अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। और जब कुछ देर बाद विद्या को होश आता है, तो वो फिर से सुहानी का काला चेहरा देखकर उससे कहती है, अरे ये क्या, कल तक तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो गई थी, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि तुम फिर से वापस पहले की तरह हो गई? अपनी माँ की ये बात सुनकर सुहानी उसे परी की कही हुई सारी बातें बता देती है, जिसके बाद विद्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर सुहानी से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना सुहानी बेटा, मैंने एक माँ होकर आज तक तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन इन सब चीजों में तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप ये सब सहती रही और आज मेरे लिए तुमने अपनी खूबसूरती भी कुर्बान कर दी। सच में तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। इतना कहकर विद्या सुहानी को गले लगा लेती है और अब उनके बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है। और ऐसे ही समय के साथ साथ पायल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो सब एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।